के लिए अब देखिए, आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर किसके लिए है, क्या है ये, तो आप ध्यान से सुनिएगा। ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है एजुकेशन से रिलेटेड विद्यार्थियों के लिए जो एजुकेशन में यूजीसी नेट करना चाहते हैं या फिर जेआरएफ देना चाहते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे अभी तक जितने पेपर हुए हैं यूजीसी नेट के एजुकेशन से रिलेटेड, तो हम लोग अधिकाधिक पेपरों को यहाँ पर देखेंगे। जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए थे वो देखेंगे, उनकी विस्तृत व्याख्या देखेंगे और उससे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कोशिश ये की जा रही है अधिक से अधिक प्रश्नों को यहाँ लिया जाए। ओके, कुल मिलाकर ये है कि आपकी जो नेट और जेआरएफ की तैयारी है एजुकेशन में, किसमें, एजुकेशन में, यानी कि शिक्षा शास्त्र, आप बीएड एमएड कर रहे हो ना, तो आप एजुकेशन से नेट या जेआरएफ करना चाहते हो तो यहाँ पर उसकी तैयारी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो पिछली साल पेपर आए हैं, जो क्वेश्चन आंसर थे वो यहाँ देखेंगे। ये आपका सेकंड पेपर है, ध्यान रहे। फर्स्ट पेपर की तैयारी तो एक नहीं, आपको 1000 चैनल मिल जाएंगे जो आपके फर्स्ट पेपर की तैयारी करा देंगे, क्योंकि फर्स्ट पेपर जो होता है वो सामान्य होता है, सबके लिए एक सा होता है, चाहे वो एनवायरनमेंट का विद्यार्थी हो, चाहे वो एजुकेशन का विद्यार्थी हो, चाहे वो हिस्ट्री पॉलिटी फिजिक्स का किसी का भी विद्यार्थी हो। फर्स्ट पेपर सबके लिए सेम होता है, लेकिन सेकंड पेपर जो होता है वो चेंज होता है। जो आपका सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से आपका सेकंड पेपर आपको मिलेगा, उसी के हिसाब से आपको प्रश्न करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एजुकेशन को ले रहे हैं। एजुकेशन में बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न हैं, जितने प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ प्रीवियस ईयर में जितने प्रश्न आए वो सब देखेंगे हम लोग यहाँ पर। और दूसरा मुख्य बात यह है कि इसमें प्रश्नों का जो विस्तारीकरण है, मतलब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, व्याख्या भी देखेंगे। जितने भी उससे रिलेटेड जो प्रश्न होंगे वो सब यहाँ पर हम लोग देखेंगे। कोशिश की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा आपको पहुँचाने की, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास नॉलेज पहुँचाई जाए, ऐसी कोशिश की जाएगी। ठीक है, आप लोग देखिए और बहुत ध्यान से समझिए। तो आइए, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान शिक्षा में। जोड़िए सभी को और आप भी जुड़े रहिए। तो शुरुआत करते हैं नेट की तैयारी के लिए, यूजीसी नेट की तैयारी के लिए, यहाँ पर जेआरएफ के लिए। भगवान करे आप लोग जेआरएफ जल्दी बन जाए, सब लोग बने। और यूजीसी नेट यहाँ हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, नेट, ओके, NET, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन का है ये पेपर, ओके। किसका, शिक्षा शास्त्र का। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। और इतना ज़रूर है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके नेट के पेपर के लिए, जेआरएफ के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, नकारात्मक शिक्षा की संकल्पना किसने बताई थी? तो नकारात्मक शिक्षा की जो संकल्पना थी, नकारात्मक शिक्षा रूसो से रिलेटेड है। किससे? रूसो से रिलेटेड है। इन्होंने शिक्षा के दो रूप बताए थे। पहले तो कहा था कि एक शिक्षा होती है नकारात्मक और दूसरी होती है निश्चयात्मक। ठीक है, एक होती है नकारात्मक, दूसरी होती है निश्चयात्मक। तो जो निश्चयात्मक तो वही होती है जो निश्चित करके की जाती है, जिसका निश्चय करके किया जाता है। लेकिन जो नकारात्मक है ना, उस शिक्षा के बारे में ये कहा कि नकारात्मक शिक्षा ऐसी नहीं है कि आपको कोई ज्ञान प्रोवाइड करे। नकारात्मक शिक्षा क्या है? आपको कोई ज्ञान प्रोवाइड नहीं करेगी ये, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये कुछ ना करती हो। नकारात्मक शिक्षा क्या करती है? ये आपको तैयार करती है, आपको सशक्त बनाती है, आपके अंगों को, आपकी ज्ञानेंद्रियों को, आपकी कर्मेंद्रियों को सशक्त और तीक्ष्ण बनाती है ज्ञान का अर्जन करने के लिए। ठीक है, ये कोई ज्ञान नहीं देती है आपको, नकारात्मक शिक्षा कोई ज्ञान नहीं देती है, लेकिन आपको तैयार करती है ज्ञान प्राप्त कराने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार करती है आपको। इसका मतलब यह है कि आपका नकारात्मक शिक्षा से समय नष्ट नहीं होता, बल्कि आप तैयार हो जाते हो। मतलब ये है कि ये आपको सत्य का ज्ञान नहीं कराती, लेकिन असत्य से भी दूर रखती है, असत्य की ओर जाने से भी आपको रोकती है। सत्य का ज्ञान भले ही ना कराए, लेकिन असत्य की ओर जाने से आपको रोकती है। तो ऐसी होती है नकारात्मक शिक्षा। ठीक है, नकारात्मक का मतलब ये मत समझना कि बुरी है, ये बुरी नहीं है, अच्छी है। आपको बुरे कार्य करने से रोकेगी, आपको बुरे मार्ग पर जाने से रोकेगी, और आपके लिए वो मार्ग प्रशस्त करती है जिस ओर आप सही से पहुंच सको। ठीक है, रोक देगी आपको असत्य की ओर जाने से, और सत्य की ओर आपने मार्ग चुना है तो आपको वो रोकेगी नहीं, फिर आप आराम से जा पाओगे। तो ऐसी होती है नकारात्मक शिक्षा। तो रूसो ने बताया था इसके बारे में। आंसर क्या होगा? रूसो, ओके। और रूसो के बारे में आप जानते होंगे, प्रकृतिवाद के जनक माने जाते हैं। इन्होंने प्रकृतिवाद की शिक्षा के बारे में बेहतरीन तरीके से बताया।
चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा अनुभवों की पुनर्संरचना पर बल देती है? तो अनुभव किस में बताए जाते हैं, अनुभव के बारे में किस में कहा जाता है? तो ये जो है ना, ये प्रयोजनवाद है। आंसर होगा इसका प्रयोजनवाद। अनुभवों की पुनर्संरचना के बारे में जहाँ आ जाए वहाँ प्रयोजनवाद रखा जाता है। ठीक है, प्रयोजनवाद को ही हम लोग व्यवहारिकवाद भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अनुभव के आधार पर और उपयोगिता के आधार पर आदर्शों, सत्यों, मूल्यों के आत्मसातीकरण पर बल दिया जाता है। ठीक है, किसके आधार पर? इसमें अनुभव और उपयोगिता के आधार पर जो आदर्श होते हैं ना, जो सत्य होते हैं ना, और जो मूल्य होते हैं, उनके आत्मसातीकरण पर जोर दिया जाता है, उनका आत्मसात किया जाता है। ओके, और क्या है, और ये शिक्षा अच्छी मानी जाती है। और कहते हैं कि इसी वजह से वो पूर्व निश्चित किसी आदर्श सत्य मूल्य अपनाने का विरोध करता है। चूँकि आदर्श मूल्य सत्य परिवर्तनशील है, इसलिए शिक्षा के स्थायी उद्देश्यों की कल्पना नहीं की जा सकती। कुल मिलाकर ये है कि ये आपके अनुभव और उपयोगिता के आधार पर आपके मूल्यों का आत्मसातीकरण करने के लिए तैयार करता है आपको। ऐसे होती है कौन सी? प्रयोजनवादी शिक्षा दर्शन शास्त्र की। ओके, चलिए, यानी कि अनुभवों के से मतलब जहाँ आ जाए वहाँ होती है प्रयोजनवाद। ओके, तीसरा देखिए, एमिल यह निम्न पर प्रथम प्रबंध है। एमिल क्या चीज़ है? तो एमिल के बारे में जो कहा जाता है ना, एमिल प्रकृतिवाद से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा, एमिल ये लिखा किसने? ये ग्रंथ है। सबसे पहली बात, एमिल क्या है? ये एक ग्रंथ है और इस ग्रंथ को लिखा था रूसो ने। रूसो के बारे में अभी हमने आपको बताया था ना, रूसो ने लिखा था इसको। ठीक है, रूसो ने 2 तरह की शिक्षा बताई थी, निश्चयात्मक और नकारात्मक बताई थी ना। तो ये जो एमिल ग्रंथ है ये रूसो ने लिखा है। रूसो प्रकृतिवाद के जनक माने जाते हैं। जहाँ प्रकृति के बारे में बात की जाए वहाँ समझ लेना कि एमिल है, वहाँ समझ लेना कि रूसो है। रूसो ने एमिल लिखा है। ठीक है, एमिल एक ग्रंथ है, विशेष ध्यान रखना इस बात का। अच्छा, इसमें है क्या एमिल में? इसमें प्रकृति के बारे में विस्तार से वर्णन की गई है। प्रकृतिवादी शिक्षा को इसमें विस्तार से समझाया गया है। ठीक है, प्रकृतिवादी शिक्षा को विस्तार से इसमें कहा गया है। चलिए, एमिल प्रकृतिवाद है। चौथे देखिए, सर्वाधिक निर्देशों के अनुसार शिक्षा। तो सर्वाधिक निर्देशों के अनुसार शिक्षा है क्या? सबको उपलब्ध होनी चाहिए, सबको अभिगम्य होनी चाहिए, सबके लिए अनिवार्य होनी चाहिए, मतलब इसमें सभी सही हैं। ओके, क्या है इसमें? इसमें सभी सही हैं। आगे चलते हैं हम लोग। वेद हमें सिखाते हैं कि, वेद क्या सिखाते हैं भाई हमें? वेद हमें ये बताते हैं कि रचना का ना तो कोई प्रारंभ है और ना ही कोई अंत है। ठीक है, इसका कोई आदि अंत नहीं है, ये कहते हैं। तो रचना प्रारंभ तथा अंत से हीन है। ओके, आंसर क्या होगा इसका? सही होगा, आंसर सी सही होगा। कौन सी रचना के बारे में बात की जा रही है? या वेदों की रचना के बारे में बात की जा रही है। इसका कोई आदि अंत नहीं है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, चलिए, छठवां देखिए, ज्ञान का कोई अनासक्त अनुसरण नहीं और न ही स्वयं में अपने आप बौद्धिक शिक्षा नहीं। ठीक है, ये कह रहे हैं ज्ञान का कोई अनासक्त अनुसरण नहीं और ना ही वो स्वयं में अपने आप में बौद्धिक शिक्षा नहीं। ये नारा किसका है? तो यहाँ ये जो नारा दिया था ना, ये नारा दिया था प्रयोजनवादियों ने। प्रयोजनवादियों के बारे में हमने आपको बताया था कि इन्हें व्यवहारवादी भी बोला जाता है। ओके, क्या बोला जाता है? इन्हें व्यवहारवादी भी बोला जाता है। तो इन्होंने बताया था। तो ऐसा था कि देखो, प्रयोजनवादी जो है ना, प्रयोजनवादी व्यक्तिगत रुचियों पर बल देते हैं, जो आपकी पर्सनल रुचि हैं उन पर ये बल देते हैं। इनके अनुसार क्या है? इनके अनुसार जिस चीज़ को सीखने में व्यक्ति की रुचि नहीं है वो ज्ञान व्यर्थ है। ये बौद्धिक शिक्षा नहीं वरन उपयोगी और व्यवहारिक शिक्षा पर बल देते हैं। प्रयोजनवादी किस पर बल देते हैं? आपकी रुचियों पर बल देते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि ये बौद्धिक शिक्षा पर बात नहीं करते। तो यहाँ पर लिखा है बौद्धिक शिक्षा नहीं। तो जहाँ बौद्धिक शिक्षा नहीं की बात की जाए वहाँ प्रयोजनवादियों को कनेक्ट कर देना। ठीक है, क्योंकि ये प्रयोजनवादी बौद्धिक शिक्षा पर बल नहीं देते। ये कहते हैं आपकी जहाँ रुचि हो, आप जैसे अच्छा करना चाहो आप वैसा कीजिए, आप वैसे शिक्षा ग्रहण कीजिए। इनके अनुसार क्या है? इनके अनुसार विचार, वस्तु और मूल्य हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, यह प्रयोजनवादी। तो बौद्धिक शिक्षा नहीं मतलब प्रयोजनवादियों के बारे में। ठीक है, चलो साथ में देखिए, वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो कि किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है? अब क्या? नियमबद्ध अनुशासनवादी।
कुछ की पॉइंट्स हैं उनको आप याद रखा कीजिए, ठीक है। उनको आप याद रखेंगे तो आराम से आप कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं नियमबद्ध अनुशासनवादी। तो भैया अनुशासनवादी तो आदर्श में ही आते हैं, आदर्श में तो आते हैं, आदर्शवाद में। तो आंसर इसका सीधा सीधा हो जाएगा आदर्शवाद, ठीक है। अच्छा, ये जो आदर्शवादी दार्शनिक विचारधारा है ना, ये क्या करती है, ये अध्यापक की गरिमा, अनुशासन, मर्यादा और कर्तव्यनिष्ठा आदर्श आवरण में बद्ध करता है, ठीक है। ये आदर्शवादी जो दार्शनिक विचारधारा है, ये अध्यापक की गरिमा वगैरह को देखता है, उसके चरित्र का निर्माण करते हैं, व्यवहार कैसा होना चाहिए अध्यापक का और उसका अनुकरण कैसे करना चाहिए, उस बारे में बात ये करता है, ठीक है। ये सुंदर मूल्यों का आत्मसातीकरण बताता है। चलो आगे चलते हम लोग, इसका आंसर होगा ए। चलिए ये देखिए 8वां, देखिए इनको मिलाना है आपको, इनका मिलान करना है आपको। तत्व मीमांसा में क्या है, ज्ञान और उसकी संरचना किस में आती है, ब्रह्मांड प्रकृति के नियम द्वारा अधिचालित है, ये किस में आता है, आचरण के सिद्धांत किस में आते हैं। तो देखो तत्व मीमांसा का तत्व का मतलब होता है वो चीज़ जो वास्तविक है। संसार कैसे बना, किस तत्व से बना, तो आपको वास्तविकता की खोज करनी ही पड़ेगी। तो जहाँ ए की बात है तो ए का हो गया 4, ठीक है। तत्व मीमांसा वास्तविकता को निर्देशित करती है। और ज्ञान इसकी संरचना, तो ज्ञान के बारे में बात किया है तो ज्ञान तो भैया ज्ञान मीमांसा में आएगा, ओके। अब आती है सी नंबर, तो ब्रह्मांड प्रकृति के नियमों द्वारा अधिचालित है। तो जहाँ ब्रह्मांड प्रकृति के नियम की बात की है तो भौतिकतावादी बात है ना ये, तो यहाँ हो गया भौतिक विज्ञान की प्रकृतिवाद। अब आचरण के सिद्धांत, तो आचरण के सिद्धांत तो नैतिक शास्त्र में ही आते हैं, ओके। अब आप मिला लीजिए, ए का होना चाहिए 4, तो ए का 4 किस में, बी में भी और सी में भी है। आगे देखिए ज्ञान इसकी संरचना है, तो भैया ज्ञान इसकी संरचना तो ज्ञान मीमांसा में, यानी कि बी का हो गया फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट किस में, इसमें है। तो अब आप आंसर लगा लीजिए, आंसर होगा इसका बी, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी होगा। आगे चलते हैं हम लोग, ये देखिए बच्चे को एक स्वायत्त शासी एवं प्राकृतिक वातावरण में शिक्षित होना चाहिए, इस कथन का समर्थन किसने किया था। ये क्या कह रहे हैं, ये एक स्वायत्त शासी और प्राकृतिक वातावरण है। किस चीज़ की बात आई, प्राकृतिक वातावरण की बात आई। तो हमने आपसे कहा ना जहाँ प्रकृति के बारे में बात हो तो प्रकृति के बारे में तो प्राकृतिकवादी होंगे, प्रकृतिवादी होंगे। और प्रकृतिवाद का जनक कौन था, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, हमने आपको भी बताया है। आगे चलते हैं हम लोग, ओके। तो कोई ये क्या है कि प्रकृतिवादी जो विचारधारा ना, ये बालक पर सामाजिक नियमों द्वारा दबाव डालने का पूरी तरह विरोध करती है। ये जो विचारधारा है प्रकृतिवादी, ये कहती है कि बच्चे के ऊपर समाज का किसी भी प्रकार का किसी भी तरह का दबाव ना पड़े बच्चे के ऊपर, बच्चे स्वतंत्र रूप से जिए। क्योंकि जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं वो बालक को अपनी कृत्रिम श्रृंखलाओं के जाल में पकड़कर जकड़कर उससे उसका प्राकृतिक जीवन छीन लेती हैं। इसलिए ये लोग चाहते हैं, प्रकृतिवादी चाहते हैं कि बच्चा अपने मन से जिए, स्वयं करके सीखे, प्राकृतिक वातावरण में रहकर सीखे। ये लोग ऐसी बात कहते हैं, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर, बच्चे को एक स्वायत्त एवं प्राकृतिक वातावरण में शिक्षित होना चाहिए, कौन कहते हैं, प्रकृतिवादी। चलिए आगे चलते हैं। मकतब क्या है, मकतब क्या है, आपने सुना होगा एक मदरसा होता है और दूसरा होता है मकतब। तो जो मदरसा होता है ये मुस्लिम्स में होता है, उनके शिक्षा दीक्षा के केंद्र जो होते हैं, ठीक है। तो मदरसा में क्या होता है, मदरसा में होता है उच्च शिक्षा का केंद्र, यानी कि उच्च शिक्षा दिलाई जाती है। लेकिन मकतब में होता है प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताया जाता है। मकतब में प्राथमिक शिक्षा दिलाई जाती है, प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हैं ये, और मदरसे में उच्च शिक्षा दिलाई जाती है, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस याद रखना, मकतब का मतलब प्राथमिक शिक्षा, मदरसे का मतलब उच्च शिक्षा। आगे चलते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखी है, इस किताब को बहुत अच्छी तरह से सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि इन्होंने किसने लिखी थी, महात्मा गांधी ने लिखी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे अनुभव, किसने लिखी, महात्मा गांधी ने, ओके। इन्होंने इसमें क्या कहा, अपने बारे में कहा, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, महात्मा गांधी की आत्मकथा है ये, ठीक है। इन्होंने अपने सारे अनुभव बताए कि मेरे कैसे कैसे अनुभव रहे सत्य के साथ, कैसा कैसा मेरा, इन्होंने अपनी बहुत सारी कहानियों के इसमें वर्णन किया महात्मा गांधी जी ने। तो ये महात्मा गांधी ने लिखी थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। आगे चलते हम लोग, ये देखिए निम्न में से कौन सी बात रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है। तो नोबेल पुरस्कार, वो तो सम्मानित थे नोबेल पुरस्कार से, है ना, सम्मानित तो थे। किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था उन्हें, सोच कर बताइए। अरे भैया बता देते हम, गीतांजलि के लिए। किसके लिए, गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। बहुत प्रसिद्ध हुआ इनका ये साहित्य, बहुत प्रसिद्ध। अच्छा आगे देखिए, तो ये कहा गया है संबंधित नहीं है, तो नोबेल पुरस्कार तो है।
राष्ट्रगान की रचना उन्होंने की, ये भी है ना। और आगे क्या है, विश्व भारती से संबंधित भी वो रहे हैं, विश्व भारती से संबंधित रहे ना, क्योंकि उन्होंने विश्व भारती की स्थापना की थी। ओके, किसके लिए की थी? उन्होंने विश्व भारती की स्थापना इसलिए की थी क्योंकि वो चाहते थे कि शिक्षा व्यवस्था में एक रूपता आए। शिक्षा व्यवस्था में एक रूपता लाने के लिए उन्होंने विश्व भारती की स्थापना की थी। ठीक है, अब रह गया एक पॉइंट, थियोसोफिल सोसाइटी। अब इसके बारे में जानते होंगे आप कि थियोसोफिल सोसाइटी की जो स्थापना थी ना, वो 1882 में हुई थी। पहली बात कि 1882 में थियोसोफिल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। और किसने की थी ये? वो जो थी ना, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अल्काल्ट ने की थी। ठीक है, 1882 में ब्लावत्स्की और कर्नल अल्काल्ट ने की थी थियोसोफिल सोसाइटी की स्थापना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं पूछा, तो इसलिए आंसर होगा इसका ए। ओके, थियोसोफिल सोसाइटी। ओके, चलिए, आपको एक प्रश्न के उत्तर में से बहुत सारे उत्तर मिलेंगे। ठीक है, आप यदि ध्यान से पढ़ते रहेंगे तो आपकी नेट के इस सेकंड पेपर की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगी, बहुत अच्छी तरह से। परेशान नहीं होने का, अच्छी तरह पढ़िए, आनंद आ जाएगा। बहुत सारे प्रश्न हैं, हम लोग एक एक करके सारे प्रश्न देखेंगे। अभी से, आज से तैयारी करना शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, आज से स्टार्ट हम ये कर रहे हैं, और फिर एमएड सेकंड सेमेस्टर के भी हम लोग अध्ययन करना शुरू करेंगे। एमएड सेकंड सेमेस्टर के लिए भी हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे जल्दी ही। ठीक है, और फिलहाल हम नेट की ये तैयारी आज से स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड पेपर है, ये ध्यान रखना है, ये आपका नेट का सेकंड पेपर है ये। ओके, नेट जेआरएफ आप आराम से कर पाओगे यदि आप नेट की तैयारी अच्छी कर लोगे तो। ये और एजुकेशन देख रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना, शिक्षा शास्त्र। चलो, 13वां प्रश्न देखिए, शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में कौन सा मूल्य अनिवार्य समझा जाता है? तो कौन सा मूल्य अनिवार्य है शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में? तो भाई, लोकतांत्रिक स्वरूप तो कहता है कि आपके जीवन की गुणवत्ता अच्छी हो, मतलब आप जी अच्छी तरह से जिए, आप किसी के दबाव में आकर ना जिए, खुलकर जिए, मानव की गरिमा भी सही और भावनात्मक समाकलन सही, यानी कि आंसर होगा इसका डी। आंसर क्या लगेंगे? डी। चलिए, ये देखिए, निम्न में से वह क्या है जो संस्कृति का एक स्वरूप नहीं है? तो संस्कृति का स्वरूप कौन सा नहीं है? तो भाई, आप जानते हो, भौतिक भी होती है, गैर भौतिक भी होती है, औद्योगिक भी होती है, लेकिन बौद्धिक संस्कृति नहीं होती। बुद्धि से रिलेटेड है ये, बौद्धिक संस्कृति नहीं होती। संस्कृति वो होती है जो अपना प्रभाव छोड़े। संस्कृति वो होती है जो एक पर्टिकुलर जगह पर अपनी आभा को बिखेरे, और पर्टिकुलर जगह के साथ साथ जहाँ जहाँ वहाँ का व्यक्ति कहीं और जाए तो वहाँ पर भी अपनी आभा बिखेरे। ठीक है, तो बौद्धिक संस्कृति इसमें नहीं आती है। इसमें ये स्वरूप माने जाते हैं भौतिक, अभौतिक और औद्योगिक। ओके, आंसर इसका सी लगेगा। चलिए, आगे चलते हैं। ये देखिए, 15वां, अनौपचारिक शिक्षा की प्रमुख एजेंसी है। तो देखो, इसके बारे में आपको जानना होगा कि अनौपचारिक शिक्षा होती क्या है। एक होती है औपचारिक, दूसरी होती है अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा वो होती है जैसे आप स्कूल में जाकर पढ़ते हो या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर पढ़ते हो, है ना, यानी कि आप कागज़ पेन लेकर बैठो और पढ़ाई लिखाई करो, जिसका एक समय हो, एक तरीका हो लिखने पढ़ने बोलने का, वो होती है औपचारिक शिक्षा। ओके, और ये अनौपचारिक होती है, इसमें आपको ना किसी किताब की ज़रूरत है, ना किसी पेन की ज़रूरत है। इसे आप चाहे जब, चाहे जहाँ, चाहे किसी भी जगह बैठकर आराम से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ये होती है अनौपचारिक शिक्षा। जैसे आप घर में रहते हो, घर में आपके माता पिता दिन में आपको पूरे दिन शिक्षा देते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ, बेटा ये मत करो, ये गलत है, बेटा ये मत करो, ये गलत है, बेटा ये करो, ये अच्छा है, बताते हो। तो वो है अनौपचारिक शिक्षा, जिसमें किसी कागज़, कॉपी, पेन, किसी की आवश्यकता ना हो। तो ये इसकी जो प्रमुख एजेंसी वो है घर। घर से ज़्यादा अनौपचारिक शिक्षा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वही बेहतरीन तरीके से अपने बालक को, व्यक्ति को ज़िंदगी जीने के सही नियम बताते हैं, सही तरीके बताते हैं। ठीक है, और उन नियमों को आप कॉपी में नहीं लिखते हो, उन नियमों को आप जीवन में उतारते हो। ओके, तो अनौपचारिक शिक्षा की जो प्रमुख एजेंसी है वो है घर। ठीक है, चलिए, ये देखिए, लोगों को किसी एक विशिष्ट सामाजिक वर्ग में रखने के लिए जो मानदंड प्रयुक्त नहीं है, वह निम्न में से कौन सा है? तो देखो, प्रजाति, ज्ञान, धन, धर्म, इनमें से कौन सा ऐसा होगा जो व्यक्तियों को एक सामाजिक वर्ग में नहीं रखता हो? तो एक प्रजाति तो एक समाज में रहती है, सामाजिक वर्ग में रहती है। कुछ धनी लोग होते हैं, हाँ, होते हैं ना, धन के आधार पर भी लोगों को एक समाज में बांट दिया जाता है कि यहाँ पर भैया सब पैसे वाले लोग रहते हैं, यहाँ पर छोटा मोटा कोई नहीं रहता, सब पैसे वाले लोग रहते हैं। ओके, और धर्म, यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग हैं, यहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग हैं, यानी कम्युनिटीज़ में बांट दिया गया है। सामाजिक वर्ग अपना अपना है इन लोगों का सबका। लेकिन जहाँ ज्ञान की बात आती है तो ज्ञान के कोई वर्ग नहीं है, ज्ञान निर्मुक्त है।
ज्ञान बंधन से मुक्त है, वो किसी को कहीं भी कभी भी हो सकता है। कोई ज़्यादा ज्ञान रख सकता है, कोई कम ज्ञान रख सकता है, तो इसकी कोई सीमा नहीं है, इसका कोई सामाजिक वर्ग नहीं है, ठीक है। इसका एक अपना अलग ही इस तरह की स्थिति है कि कहीं भी कितना भी हो सकता है ये, ठीक है। तो आंसर होगा इसका सी, क्योंकि नहीं पूछा है। ओके, तो आंसर होगा सी, ज्ञान। आगे देखिए 17वां, धर्म एक संस्था है। धर्म एक संस्था है क्यों है धर्म एक संस्था? क्योंकि ऐसा काम करती है ये धर्म। क्या करता है? यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रकार्य को निष्पादित करता है। धर्म से क्या होता है? धर्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रकार्य को निष्पादित करता है। देखो, जो समाज में रहने वाले व्यक्ति होते हैं ना, उन्हें आपस में जोड़ने का काम करता है धर्म। ये एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है धर्म, और ये सामाजिक कार्य को निष्पादित करती है। अच्छा, धर्म के आधार पर आप बताते हो, जैसे कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा है तो आप कहते हो अरे यार पाप पड़ेगा, क्यों बेवजह उस निर्बल को परेशान कर रहा है, क्यों से मार पीट रहा है, तो कहते हो ना पाप पड़ेगा। तो ये धर्म के अंतर्गत ही आता है कि आप धर्म को आधार बनाकर बता रहे हो कि भैया तू गलत करेगा तो तुझे पाप का भोग भोगना पड़ेगा, है ना। तो धर्म आपको एक अच्छी सोसाइटी में जीने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन धर्म को धर्म की तरह से समझना जरूरी है। ये नहीं कि आपने धर्म की चादर बिछा ली और उसे ओढ़ लिया, फिर आप कोरे ढपुर शंखला बजा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म को वास्तविक रूप में समझो और तब आप उसके बारे में बात करो, है ना। तो धर्म व्यक्ति को एक श्रेष्ठ भी बताता है और सामाजिक प्रकार्यों को निष्पादित करने के भी साधन एकजुट करता है, निष्पादित भी करता है। ओके, व्यक्तियों के भीतर दृढ़ विश्वास पैदा करता है, सामाजिक मूल्य बने रहें, मूल्यों का विकास हो, नैतिक विकास होता रहे, ये भी धर्म चाहता है। ओके, तो धर्म एक संस्था है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रकार्य को निष्पादित करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए, रूढ़िवादी समाज का बंद समूह। इसमें देखिए, इसमें आपको मिलान करना है, ठीक है। इसमें आपको मिलान करना है। पहला देखिए, रूढ़िवादी समाज। तो रूढ़िवादी समाज वो होते हैं, भैया हमारे तो ये नियम हैं और हम इन नियमों को बदल नहीं पाएंगे। हमारा नियम है कि हमारे यहाँ लड़कियाँ जीन्स टॉप नहीं पहनती हैं, तो हम अपनी लड़कियों को जीन्स टॉप नहीं पहनने देंगे। हमारा नियम है कि हमारे यहाँ तो बहुएं जो होते हैं घूंघट करके ही रहती हैं, तो हम उनको घूंघट हटाने नहीं देंगे। तो रूढ़िवादी समाज ऐसा समाज होता है, ठीक है। यानी कि अपने नियमों को वो तोड़ता नहीं है। अच्छा, नियम कब इसके धीरे धीरे टूटते हैं? इसे नियम तब टूटते हैं जब एक कोई बच्चा इसके यहाँ से पढ़ लिख जाए। रूढ़िवादियों के घरों में से बच्चा खूब पढ़ लिख जाए और वो कहे भैया कि हमें अपनी कास्ट में शादी नहीं करनी है और हमारी जो बीबी आएगी ना उसको हम जींस टॉप पहना के रखेंगे। तो अब नियम धीरे धीरे टूट रहे हैं, नियमों में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो जिन नियमों में धीरे धीरे परिवर्तन हो, जिस समाज के नियमों में धीरे धीरे परिवर्तन आए, जो परिवर्तन करने में समय ले, उन्हें कहते हैं रूढ़िवादी समाज, ठीक है। एक होगा 4। दूसरा देखिए, समाज का बंद समूह। तो समाज का जो बंद समूह, छोटा समूह होता है, वो क्या होता है? वो जाति होती है। एक जैसे कोई कहे कि यहाँ भील जाती है, तो भील जाति की अपनी एक लिमिट होगी, है ना। तो बंद समूह है समाज का। ओके, सी देखिए, सांस्कृतिक विसरण। तो सांस्कृतिक विसरण ये बहिर्जात स्रोत है, परिवर्तन का बहिर्जात स्रोत, बाहर तक फैला रहता है, खूब बाहर तक फैलाता है, ठीक है, बहिर्जात स्रोत। डी देखिए, सामाजिक स्त्रीकरण। अब तो एक ही रह गया इसमें। सामाजिक स्त्रीकरण बोले तो प्रतिरुद्ध समाज। ओके, क्या है? प्रतिरुद्ध समाज। चलिए आगे चलते हैं। आंसर तो देख लीजिए, पहले का इसमें 4 होना चाहिए, ए का 4 होना चाहिए। ए का 4 किसमें भाई? तीनों में ही इसमें। अब देखिए बी का क्या है? बी का समाज का बंद समूह यानी कि जाति। बी का थर्ड देखिए, बी का थर्ड किसमें है? तो बी का थर्ड तो इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि ये वाला तो कट गया, ये भी कट गया, है ना। तीसरा देखिए, सांस्कृतिक विसरण। अब सी का होना चाहिए क्या? 1 होना चाहिए। तो सी का 1 किसमें है? देखिए सी का 1 इसमें है, यानी कि आंसर होगा ये, आंसर होगा सी। आंसर क्या लगाएंगे आप? सी लगाएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ सी का 2 है तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी कट गया। आंसर क्या लगाएंगे? इसका आंसर होगा सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 देखिए, शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन नहीं आता है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक शैक्षिक परिवर्तन में प्रकट होता है। ये किसने कहा था? इन्होंने कहा शिक्षा के द्वारा कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि शैक्षिक परिवर्तन, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक शैक्षिक परिवर्तन में प्रकट होता है। किसने कहा था? ये कहा था दुर्खीम ने। किसने कहा था? ये कहा था दुर्खीम ने, ठीक है। ये एक समाजशास्त्री थे, इनका नाम था इमाइल दुर्खीम। क्या नाम था? इमाइल दुर्खीम, ठीक है। और ये क्या थे? ये एक समाज शास्त्री थे और इन्होंने ये सारी बात कही थी।
ओके, ये जो ऊपर लिखा है यही बात इन्होंने कही थी, दुर्खीम ने। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सी बात आधुनिकीकरण की नहीं है? तो आधुनिकीकरण की जो बात है वो औद्योगिक विकास भी है। आप औद्योगिक विकास करते हो और जैसे जैसे समय बदलता है ना, आप नई नई चीज़ों का विकास करते चले जाते हो, ठीक है। औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक ज्ञान, सामाजिक गतिशीलता, ये तीनों ही आधुनिकीकरण की बातें हैं, लेकिन शारीरिक गतिशीलता आधुनिकीकरण की बातें नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा आंसर। क्या होगा? डी। ओके, चलिए 21वां देखिए, शिक्षा की सामाजिकता है। शिक्षा की सामाजिकता क्या है? पढ़ के देखिए। शैक्षिक तकनीकी की एक शाखा है। आगे देखिए, समाज का एक अध्ययन है। आगे देखिए, शिक्षा संस्थानों से संबद्ध सामाजिक प्रक्रिया का एक विश्लेषण। और आगे इसको भी देख लीजिए, एक ऐसा विज्ञान जिसमें आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न क्या है? शिक्षा की सामाजिकता। तो इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर ये होगा कि शिक्षा संस्थानों से संबद्ध सामाजिक प्रक्रिया का एक विश्लेषण। शिक्षा की सामाजिकता है ये, ठीक है, क्योंकि सामाजिक प्रक्रिया का एक विश्लेषण किया जाता है शैक्षिक संस्थानों में। तो ये क्या है? शिक्षा की सामाजिकता। ओके, आंसर होगा इसका सी। ओके, क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? तो ऐसा कहते हैं कि शिक्षा की जो सामाजिकता है ना, शिक्षा की सामाजिकता से तात्पर्य है कि शिक्षा संस्थाओं से संबद्ध सामाजिक प्रक्रिया का अध्ययन और विश्लेषण करके समाज को उन्नति की ओर अग्रसर किया जाए। ठीक है, उन्नति की ओर अग्रसर किया जाए। समाज की मांग के अनुसार ही शिक्षा में परिवर्तन होता है, इसलिए शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप बड़ी अच्छी तरह समझ गए होंगे कि शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा सामाजिक कार्यों में परिवर्तन होता है। शिक्षा समाज की प्रक्रिया में परिवर्तन लाती है कुछ, है ना। चलिए आगे चलते हैं। 22वां देखिए, शिक्षा के समान अवसरों की अवधारणा निम्न में से किसी एक से संबद्ध नहीं है। किससे संबंधित नहीं है ये आप देखिए। तो भैया जो नवोदय विद्यालय हैं वो भी शिक्षा के समान अवसरों के बारे में बात करते हैं, पब्लिक भी और सरकारी भी। लेकिन आश्रम विद्यालय है ना, इनमें इसका नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा इसका। चलिए ये देखिए, ऑटवेज का मत शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन पर क्या था? ऑटवेज जो है ना, ये ऑटवेज ने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि ऑटवेज महोदय ने शैक्षिक एवं सामाजिक परिवर्तन के पारस्परिक संबंध को जटिल माना है। इन्होंने जटिल माना था इस पारस्परिक संबंध को। तो ये कहते क्या थे? इन्होंने शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के बारे में मत क्या था? उन्होंने ये कहा था शैक्षिक परिवर्तन एवं सामाजिक परिवर्तन अन्योन आश्रित क्रियाएं, यानी कि एक दूसरे पर आश्रित क्रियाएं हैं। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, ये ऑटवेज है ना, ऑटवेज और दुर्खीम, तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट चलते हैं, ध्यान रखना। ऑटवेज और दुर्खीम एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। ऑटवेज ने कहा कि शैक्षिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन अन्योन आश्रित क्रियाएं, एक दूसरे पर आश्रित है, लेकिन दुर्खीम ने इसको नकार दिया। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों ध्यान रखना। तो आंसर क्या है? डी है इसका। पढ़ लीजिए एक बार। शैक्षिक परिवर्तन एवं सामाजिक परिवर्तन अन्योन आश्रित हैं, लेकिन यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या है। ओके, आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा डी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आगे बढ़ाना। ठीक है, ये नेट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, विशेष ध्यान रखना। यूजीसी नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, और ये एजुकेशन का पेपर है, यानी कि आपका सेकंड पेपर है ये। हम लोग इसे पढ़ रहे हैं और हम लोग सारे प्रश्न देखेंगे एक एक करके। आज से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं इसकी, विशेष ध्यान रखना। आगे तक हम लोग पढ़ते रहेंगे और आपकी नेट की बहुत पुख्ता तैयारी हो जाएगी यदि आपने अच्छी तरह पढ़ लिया तो। अरे बिल्कुल टाइम ना मिले तो भी पढ़ लो, ठीक है, तो भी पढ़ लो, क्योंकि ये प्रश्न आते ही आते हैं, कभी सीटेट में, और हम बताएंगे आपको ये किस किस में आते हैं प्रश्न। ओके, चलिए आगे देखिए। परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। तो परिवार बच्चे को कैसे शिक्षा देता है? अभी हमने आपको बताया था ना कैसे देता है। अनौपचारिक शिक्षा देता है ना, अनौपचारिक रूप से शिक्षा देता है परिवार बच्चों को। ओके, चलिए आगे देखिए। अब निम्न में से किस प्रभाव क्षेत्र से यह भावनाएं संबंधित हैं? कौन से प्रभाव क्षेत्र से भावनाएं संबंधित होती हैं, ये पूछ रहे हैं। तो संज्ञानात्मक, भावात्मक दोनों ही सही है भैया इसमें तो। और क्या आगे? अभिप्रेरणात्मक, यानी कि उपरोक्त सभी से। ओके, उपरोक्त सभी से। इसमें संज्ञानात्मक भी होगा, भावात्मक भी होगा और अभिप्रेरणात्मक भी होगा। आंसर होगा इसका डी। ठीक है, सभी क्षेत्रों से जो भावनाएं प्रभावित होती हैं। ओके, चलिए 26वां देखिए। निम्न में
संज्ञानात्मक विकास की कौन सी पूर्व धारणा को पियाजे द्वारा प्रस्तावित किया गया है? अब जीन पियाजे का सिद्धांत आप सभी ने भली भांति पढ़ रखा होगा कि उन्होंने इंद्रियों के अनुभव के बारे में बात कहा था कि बच्चा इंद्रिय अनुभव से सीखता है ना, इंद्रिय अनुभव से सीखता है। कैसे चूसना चाहिए दूध को, कैसे दूध पीना चाहिए, क्या करना चाहिए, बच्चा कैसे स्पर्श को समझ पाता, तो इंद्रिय अनुभववादी थे कौन? जीन पियाजे। ठीक है, तो आंसर होगा इसका ए। ओके, आपको पता ही होगा इन्होंने जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो अवधारणाएं दी थी ना, संज्ञानात्मक विकास के 4 भाग किए थे। इन्होंने 4 भागों में संज्ञानात्मक विकास को बताया था, जिसमें एक तो पहला यही था इंद्रिय अनुभववादी, है ना, यानी कि सामवेगिक गामक अवस्था जो थी ये कब तक थी? 0 से 2 वर्ष तक। बच्चा जब इतना बड़ा होता है तब वो ऐसे सीखता है, स्पर्श से सीखता है, इंद्रियों के अनुभव से सीखता है। ओके, और दूसरी अवस्था क्या थी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है उसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अच्छा, उसके बाद जो आती है मूर्त संक्रिया अवस्था आती है, यानी बच्चा देखकर सीखता है कि वो लोटा है, वो बाल्टी है, ये पुस्तक है, ये पेन है, सब तब सीखता है। तो वो अवस्था जो होती है वो 7 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है लगभग। कौन सी होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन जो चौथी अवस्था होती है उसे कहते हैं औपचारिक संक्रिय अवस्था। ये होती है लगभग 11-12 वर्ष से 15 वर्ष तक। ठीक है, 11-12 वर्ष से होती है 15 वर्ष तक, तो उसे कहते हैं कौन सी अवस्था है? ये अवस्था होती है औपचारिक संक्रिय अवस्था। ओके, इसमें बच्चा अब लिखना पढ़ना सीखता है, आराम से बढ़िया तरह से लिखना पढ़ना सीखता है, कॉपी पेन लेता है और उसे अपने मन में विचार करना शुरू कर देता है। अमूर्त अवस्था आ जाती है इसकी ये। ठीक है, तो इस तरह 4 अवस्था बताई थी जीन पियाजे ने। यहाँ पर जो अवस्था दी गई है जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास की, वो है इंद्रियानुभववादी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कोलबर्ग के नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी बात उस सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है? अब क्या कह रहे हैं? अवस्था नहीं है। तो आपने अभी संवेदी प्रेरक पढ़ी ना, इंद्रिय अनुभववादी। संवेदी प्रेरक अवस्था किसकी थी? जीन पियाजे की। 0 से 2 वर्ष के बच्चों में ये सब होता है ना, तो ये जीन पियाजे की है। यहाँ पूछ रहा कोलबर्ग का, तो कोलबर्ग के ये संवेदी प्रेरक नहीं है, बाकी सब हैं। रूढ़िगत भी है, प्राक रूढ़िगत भी है और पश्च रूढ़िगत भी है। ठीक है, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल और प्री कन्वेंशनल ये सब हैं, लेकिन ये वाली नहीं है। ओके, तो आंसर होगा इसका ए। आगे देखिए, स्थिर अधिगम के लिए अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार सर्वाधिक प्रभावपूर्ण पुनर्प्रबलीकरण समय कौन सी है? प्रश्न दोबारा पढ़िए। स्थिर अधिगम के लिए, यानी अधिगम को स्थिर रखने के लिए, अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार सर्वाधिक प्रभावपूर्ण पुनर्बलीकरण समय कौन सी है? पुनर्बलीकरण समय कौन सी है? तो आंसर क्या होगा इसका? देखिए, निरंतर पुनर्बलीकरण, नियतानुपात और आगे 2 और हैं इसके, परिवर्ती अनुपात या फिर नियत अंतराल पुनर्बलन। तो इसमें होगा परिवर्ती अनुपात पुनर्बलन। क्या होगा? परिवर्ती अनुपात पुनर्बलन। अच्छा, ये होता क्या है? ये होता ये है, ध्यान रखना इसका थोड़ा। ये क्या होता है? देखिए, कहते हैं कि परिवर्ती अनुपात अनुसूची जो है ना, यानी पुनर्बलन जो है ना, उसमें अनुक्रिया दर उच्चतम होती है। उसमें क्या होता है? अनुक्रिया की दर उच्चतम होती है, जिससे छात्र अधिक सक्रिय होकर अधिगम का अर्जन करते हैं। तो ये परिवर्ती जो है ना, अभी हमने आपको जो बताया है, जो परिवर्ती अनुपात पुनर्बलन है, इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा अधिक सक्रिय होकर अधिगम करता है, अधिक सक्रिय हो जाता है अधिगम करने के लिए, सीखने के लिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इसकी खासियत ये है कि इसमें बच्चा पढ़ने के बाद, सीखने के बाद उस स्मृति को खोता नहीं है, मतलब गहरी तरह सीखता है, स्थायी हो जाता है उसके माइंड में, जो उसने सीखा है वो स्थायी हो जाता है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा और बहुत अच्छा पुनर्बलन माना जाता है, परिवर्ती अनुपात पुनर्बलन। ठीक है, प्रश्न आपने पढ़ लिया है, क्योंकि स्थिर अधिगम की बात की जा रही है, तो स्थिर अधिगम से रिलेटेड है परिवर्ती पुनर्बलन। ओके, इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा जितना सीखता है, एक तो जल्दी सीखता है, सक्रिय होकर सीखता है, और जो सीखता है उसे भूलता नहीं है। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा सी। ये देखिए, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता संरचना के मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? तो कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? 150 तत्वों को। ठीक है, कितने? 150 तत्वों को। आपको ये ध्यान होगा, हमने आपको इस तरह से कुछ करके बताया था कि यहाँ पर ये उत्पादन होता है। गिलफोर्ड ने बताए थे अपनी बुद्धि का त्रिविमीय संरचना जो बताई थी, ये होता है उत्पादन, और यहाँ विषय वस्तु होता है, विषय वस्तु,
और यहाँ क्या होता है, यहाँ संक्रियाएँ होती हैं, है ना, संक्रियाएँ होती हैं। ये हमने आपको बताया था, हमें जहाँ तक ध्यान आ रहा है ये हमने आपको बताया था कहीं ना कहीं ना। ओके, तो इस तरह इन्होंने ये बताया कि क्या क्या होता है। अच्छा, विषय वस्तु में कितने भाग होते हैं? विषय वस्तु के 4 भाग होते हैं, ऐसा बताया है। और संक्रियाओं के 5 भाग होते हैं, है ना, और उत्पादन के 6 भाग होते हैं, इन्होंने ये सब बताया। तो कुल मिलाकर ये है कि गिलफोर्ड ने अपने जो बौद्धिकता संरचना के मॉडल था ना, उसमें 150 तत्वों को सम्मिलित किया था। कितने तत्वों को? 150 तत्वों को। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए। विभिन्न व्यक्तियों के मध्य बुद्धि को विश्वस्तता निम्न रूप से वितरित किया जाना था। विभिन्न व्यक्तियों में, तो भाई चाहे कितने व्यक्ति हों, लेकिन सबके मध्य बुद्धि को हम कैसे सामान्य रूप से वितरित करते हैं। ठीक है, भगवान ने सबको समान रूप से बुद्धि दी है, तो सबको ही समान रूप से बुद्धि वितरित की जाती है। अब ये उसके ऊपर है कि कौन बुद्धि कितनी चलाता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखिए आप ध्यान से जरा, कि कौन सा कथन इसमें से सही नहीं होगा। बच्चे सक्रिय एवं अभिप्रेरित शिक्षार्थी होते हैं, ये तो सही है। बच्चे अपने अनुभव से ज्ञान की संरचना करते हैं, ये भी सही है। संज्ञानात्मक विकास के लिए किसी के द्वारा अपने शारीरिक एवं सामाजिक वातावरण के साथ अन्योन्य क्रिया कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। भैया अनिवार्य शर्त क्यों नहीं है? ये तो बहुत ज़रूरी है। समाज के साथ, शरीर के साथ, ये सब अन्योन्याश्रित क्रिया एक दूसरे से मिलती है ये। ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड है ये। सामाजिक वातावरण, शारीरिक क्रिया, आपका विकास एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित है। तो आंसर इसका यही होगा, क्योंकि ये सही नहीं पूछ रहे, तो ये आंसर होगा ये। ठीक है, आगे देखिए। केवल कुछ विशिष्ट आनुवांशिक तौर से नियंत्रित परिवर्तनों के घटित होने के बाद स्थिति में ही संज्ञानात्मक विकास अग्रसित हो सकता है। ठीक है, चलिए आंसर इसका सी होगा। सी ज़्यादा सटीक है, होने के लिए ये भी हो सकता था, लेकिन सी ज़्यादा सटीक है। सी आंसर होगा इसका। 32वां देखिए। शैक्षिक मनोविज्ञान अपनी विषय वस्तु को निम्न के ऊपर किए गए अध्ययनों से प्राप्त करता है। शैक्षिक मनोविज्ञान क्या करता है? शैक्षिक मनोविज्ञान अपनी विषय वस्तु को निम्न के ऊपर किए गए अध्ययनों से प्राप्त करता है। यानी ये पूछ रहे किसके ऊपर किए गए अध्ययनों से प्राप्त करता है शैक्षिक मनोविज्ञान अपनी विषय वस्तु को? तो ये देखिए, नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत मानव प्राणियों पर, नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत मानव प्राणियों पर इन पर जब अध्ययन किया जाता है ना, तब वो अपनी विषय वस्तु को प्राप्त करता है। ठीक है, आंसर सी होगा इसका। 33 देखिए। अधिगम संकल्पनाओं में सम्मिलित सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया को अभिलक्षित कीजिए। तो अधिगम के लिए जो अधिगम संकल्पनाओं में जो सम्मिलित है ना, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो प्रक्रियाएं हैं, अधिगम के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, वो क्या? सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन करना जरूरी होता है। ठीक है, क्या होता है? जनरलाइजेशन करना जरूरी होता है। आगे देखिए। अधिगम के अनुकूल के सिद्धांत में है, यानी कि अधिगम अनुकूल का सिद्धांत क्या है? अप्राकृतिक उद्दीपन को ग्रहण करने के लिए व्यक्ति को तत्परता युक्त रहना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है भैया, अप्राकृतिक से मतलब ही नहीं। अप्राकृतिक उद्दीपन प्राकृतिक उद्दीपन अनुसरण करता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने वो वाली कहानी सुनी होगी ना, पेवलोव का सिद्धांत, कुत्ते पर जो किया था उन्होंने, है ना। उन्होंने पहले खाना रखा तो कुत्ते की लार टपकी, तब उन्होंने फिर खाना रखा और घंटी बजाई, तो कुत्ता समझ गया कि घंटी बजी और खाना आ गया मेरे लिए, तब भी कुत्ते की लार टपकी। लेकिन पेवलोव ने ऐसा किया फिर कि केवल घंटी बजाई और खाना नहीं रखा, फिर भी कुत्ते की लार टपकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अप्राकृतिक उद्दीपन था ना, जो उद्दीपक था अप्राकृतिक, घंटी तो अप्राकृतिक थी ना, कोई प्राकृतिक तो थी नहीं। तो अप्राकृतिक जब जैसे घंटी बजाई ना, तो प्राकृतिक उद्दीपन का उसने अनुसरण कर लिया, क्योंकि घंटी के बजते कुत्ते ने लार टपकाना शुरू कर दिया। अब भोजन नहीं था, भोजन तो था नहीं, लेकिन फिर भी लार टपकी। तो जब अप्राकृतिक उद्दीपक प्राकृतिक उद्दीपक का अनुसरण कर लेता है उसमें, ठीक है, तो ये होता है अधिगम के लिए अनुकूल सिद्धांत। ओके, आंसर होगा इसका बी। ओके, चलिए 35 देखिए। विकास की किसी भी अवस्था में कोई भी बात को प्रशिक्षित किया जा सकता है, यह दृष्टिकोण प्रस्तावित किया। ये किसने कहा था? विकास की किसी भी अवस्था में कोई भी बात को प्रशिक्षित किया जा सकता है, ये किसने कहा था? ये पूछ रहे हैं कि ये किसने कहा था? तो ये कहा था जे ब्रूनर ने। किसने कहा था? जे ब्रूनर ने। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। ओके, देखिए आज ये पहली वीडियो है यूजीसी नेट की, नेट जेआरएफ की एजुकेशन में, ये पहली वीडियो है।
यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना और बताना कि आपको अच्छी लगी है, या जैसी भी आपको कोई कमी भी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर उस कमी को सुधारा भी जाएगा। ठीक है, और अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और कोशिश ये की जाएगी कि आपके एग्ज़ाम तक आपका ये जितने भी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए सब आपके सामने रखे जाएं और आप अपना नेट JRF इस एजुकेशन के सेकंड पेपर में क्लियर कर जाएं। ठीक है, फर्स्ट पेपर सबका सेम रहता है, आप वहाँ से पढ़ लेना। यदि वहाँ से नहीं पढ़ो तो फिर पहले सेकंड पेपर हम लोग देखते हैं, उसके बाद फर्स्ट पेपर की तैयारी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले ये सेकंड पेपर हम लोग देख रहे हैं किसका, एजुकेशन का ये। ठीक है, एजुकेशन का। अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। फिर मिलेंगे, प्रश्न बहुत हैं, धीरे धीरे हम करके हम लोग देखेंगे। आज पहली वीडियो है, आज इतना ही सही, आगे फिर देखेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे। और हाँ, एक बात और, ये केवल UGC नेट के लिए ही नहीं है, ये आपके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, इन सब की जितनी परीक्षाएं होती हैं टीचिंग से रिलेटेड, जिसमें TGT, ठीक है, TGT, PGT और LT ग्रेड की जो परीक्षाएं होती हैं, या GIC ग्रेड की जो होती हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षाएं होती हैं, सेट की जो परीक्षा होती हैं, इन सब के लिए है ये प्रश्न। ठीक है, इन सब के लिए मेनली किसके लिए, मेनली है एजुकेशन के सेकंड पेपर है ये, और मेनली है JRF के लिए, JRF और नेट के लिए। ठीक है, तो आप विशेष ध्यान रखना, आप यदि यहाँ पढ़ते हो, इन पेपर्स को पढ़ते हो, इन क्वेश्चंस को पढ़ते हो, तो आपको शिक्षा से रिलेटेड जितने प्रश्न आते हैं, जितने पेपर होते हैं, उन सब में आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अच्छे लगे तो आगे बढ़ाना, और कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलेंगे, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।